नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपके अपने चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, शिक्षा और रोजगार से संबंधित हम वीडियो समय समय पर लेकर के उपस्थित होते हैं। इस समय अभी जो सीरीज चल रही है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका से लगा करके समायोजन तक हमने विधिवत तरीके से एक एक करके वृद्धि, अभिवृद्धि, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, इन सभी चीज़ों पे जो है हमने बारी बारी से अध्ययन कर लिया है। आज हम समायोजन के अंतर्गत आने वाले जो अधिगम करता है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि अधिगम किस किस तरीके से हो सकता है और अधिगम सीखने की जो प्रक्रिया है वो किस किस प्रकार के बालकों में, किस किस प्रकार के व्यक्तित्व में उसको विभक्त किया जाता है। हम अधिगम के बारे में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व अधिगम किन किन में किस किस तरीके से अधिगम हो सकता है, उनकी शिक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान उसके बारे में अपने क्या विचार व्यक्त करता है, कौन सा विचारक जो है वो किस प्रकार के बालकों पे अपने विचार व्यक्त करता है। आज हम सारी बातें इसी वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं। तो हो सकता है ये वीडियो कुछ समय के लिए थोड़ा सा तेज या बड़ा हो जाए, लेकिन आप यदि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि अधिगमकर्ता की हम पहचान कैसे करें और किस तरीके से उनके लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आप यदि चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो बेल आइकन सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। विविध कई प्रकार के अधिगमकर्ता सीखने वाले, अलग अलग विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अधिगमकर्ताओं की अलग अलग परिभाषाएं देते हुए उनको अलग अलग भागों में विभक्त किया है। और सबसे पहला जो है उन्होंने विशिष्ट बालक के श्रेणी में रखा है। जो बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ऐसे बालक औसत दर्जे के बालकों से या तो बहुत आगे निकल जाते हैं या फिर बहुत पीछे रह जाते हैं। अर्थात ऐसे बालक जो सामान्य बालकों की श्रेणी से अलग होते हैं, चाहे वो पिछड़े बालक हों, चाहे वो विशेष प्रकार की प्रतिभाशाली से युक्त बच्चे हों जिनमें सृजनात्मक शक्ति ज़्यादा हो, वो बालक भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला हम बात करें प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक की क्रो एवं क्रो ने एक प्रसिद्ध परिभाषा दी है। प्रतिभाशाली बालक दो प्रकार के होते हैं। पहले, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, और दूसरे वे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणियों में आते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र जैसे कला, नृत्य, संगीत आदि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, वो भी प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उनमें सकारात्मक सोच पाई जाती है, धैर्यवान होते हैं, सहनशील होते हैं, समायोजन करने की उनमें अद्भुत क्षमता होती है, आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरों का सम्मान करने वाले होते हैं, अधिक स्वस्थ होते हैं, कठिन विषयों में उनकी रुचि होती है, विद्यालय जाने से पहले पढ़ने लिखने की उनमें रुचि पाई जाती है, नेतृत्व क्षमता यानी कि नेता बनने की चाह इनमें होती है, और उत्तरदायित्व उठाने की क्षमता इनमें अधिक पाई जाती है। इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, प्रतिभाशाली बालकों की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो संवर्धन पाठ्यक्रम होना चाहिए। अर्थात ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो उनकी जो रुचि है उस रुचि में अभिवृद्धि कर सके, उनको संवर्धन दे सके। पृथक कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए ऐसे बालकों के लिए। तीव्र प्रोन्नति, त्वरण प्रक्रिया, नेतृत्व का प्रशिक्षण इनको देना चाहिए। कभी कभी कक्षा में पढ़ाने का अवसर भी इनको प्रदान करना चाहिए ताकि उनकी नेतृत्व क्षमता बनी रहे। दूसरे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं पिछड़े बालक, और पिछड़े बालकों में हॉल का जो कथन है, हॉल ने कहा है, सामान्यतः पिछड़े बालक वे होते हैं
जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है। बर्टन और हॉल के अनुसार सामान्य तरीके से पिछड़े बालक वो होते हैं जो ऐसे बालक जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है, वो पिछड़े बालक होते हैं। बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक सीढ़ी नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी वो असमर्थ होते हैं। अर्थात अपनी आयु के बालकों से भी उनकी जो IQ है, बुद्धि लब्धि है, वो कम होती है। ऐसे बालक बर्ट के अनुसार पिछड़े होते हैं। एक पिछड़ा बालक मंद बुद्धि होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक प्रतिभाशाली बालक पिछड़ा नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछड़ेपन के प्रकार। सामान्य पिछड़ापन। यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में कमजोर है और इसे सामान्य पिछड़ापन कहते हैं। विशिष्ट पिछड़ापन। यदि बालक अपने पाठ्यक्रम के 1 या 2 विषयों में कमजोर है और अन्य में सामान्य है, तो वो विशिष्ट पिछड़ापन की श्रेणी में रखा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में। हमें ध्यान रखना चाहिए, नोटिस करके रखना चाहिए कि पिछड़ेपन का उपचार किया जा सकता है। तो पिछड़ेपन का उपचार करने के लिए और पिछड़े जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। पिछड़ेपन के कारणों को जानना और उसे दूर करना, निदान और उपचार की शिक्षा देना, उचित निर्देशन, उनको समय समय पर निर्देशित करना, मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेना, वातावरण को नियंत्रित करना, ये सब इस प्रकार की उनके लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरे जो श्रेणी के अंतर्गत आते हैं वो मंदबुद्धि बालक या धीमी गति से सीखने वाले बालक आते हैं, या मानसिक रूप से पिछड़े बालक हो सकते हैं, मानसिक रूप से विकलांग बालक हो सकते हैं, दिव्यांग बालक हो सकते हैं, और मंदितमा बालक या विमंदित बालक, ऐसे बालक जिनमें सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, वो विमंदित बालक होते हैं। मंदबुद्धि बालक अपनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की दृष्टि से उसी प्रकार अपंग या बेबस होते हैं जिस प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपंग और बेबस होता है। यानी कि जो पिछड़े बालक जो होते हैं वो मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, दिव्यांग हो सकते हैं, अर्थात वो उनमें इतनी समझ या सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें कमी होती है। ऐसे बालक अपने विकास काल में चलना, बोलना व अन्य व्यवहार करना ये धीमी गति से सीखते हैं। ऐसे बालकों में अवधान अर्थात ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बहुत कम होती है या सीमित होती है। तार्किक चिंतन करने में असमर्थ होते हैं, दूसरों पर अधिक निर्भर रहते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति इनमें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें जिज्ञासा प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। असफलता का भय, हीन भावना के शिकार होते हैं, उत्तरदायित्व की क्षमता बहुत कम होती है। ऐसे बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार पृथक्करण की व्यवस्था, अर्थात इनको अलग से शिक्षा दी जानी चाहिए। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए। मोंटेसरी पद्धति जो हम आगे अध्ययन करेंगे अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का, उसमें हम मोंटेसरी पद्धति पढ़ेंगे। मोंटेसरी पद्धति का प्रयोग होना चाहिए। दृश्य और श्रव्य सामग्री का समुचित प्रयोग होना चाहिए। मूर्त रूप से अर्थात इनको दिखा करके पढ़ाना चाहिए। अध्ययन की गति धीमी और पाठ को बार बार दोहराना चाहिए। उचित शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। चौथे जो प्रकार के बालक आते हैं वो हैं अधिगमकर्ता में अधिगम निर्योग्य बालक, अर्थात निर्योग्य यानी कि ऐसे बालक जिनमें अधिगम क्षमता बहुत ही कम होती है और वो धीमी गति से भी सीखने में असमर्थ होते हैं। जो बालक भाषा को बोलने, समझने, शारीरिक और मानसिक अथवा दोनों कारणों से असमर्थ होते हैं वो अधिगम निर्योग्य बालक कहलाते हैं। ऐसे बालकों को लिखने, पढ़ने और अंक संबंधी गणना करने में भी बाधा उत्पन्न होती है। तो ऐसे बालक जो हर प्रकार से निर्योग्य होते हैं, हर प्रकार से अयोग्य होते हैं, बोलने, समझने, भाषा को सीखने और धीमी गति से भी वो नहीं सीख पाते हैं, ऐसे बालक अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं, अर्थात उनमें अधिगम नहीं हो सकता। ऐसे बालकों को समय दिशा और मानचित्र में कोई स्थान ढूंढने में भी बाधा उत्पन्न होती है।
अधिगम निर्योग्यता, अक्षमता, असामान्यता और व्यतिक्रम, लर्निंग डिस्कर्ड, इस प्रकार के ये बालक होते हैं जो अधिगम निर्योग्य बालक होते हैं। इनमें जो पठन और लिखने की जो गणनाएं होती है उसको हम अलग अलग, जो असामान्यता उनमें पाई जाती है, अयोग्यता जो पाई जाती है, उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं मनोविज्ञान की भाषा में डिस्ग्रेफिया। डिस्ग्रेफिया होती है लिखने से संबंधित, ग्राफ करना, लिखना, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। डिस्क्लेसिया, इसमें पठन वाचन संबंधी असामान्यता होती है, अयोग्यता होती है। डिस्कैलकुलिया, ये गणित संबंधी, कैलकुलेशन करना, गणित संबंधी असामान्यता। डिस्प्रेक्सिया, लेखन, पठन और गणितीय असामान्यता, इनमें ये 4 प्रकार की अयोग्यताएं पाई जाती है। इनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस प्रकार की होनी चाहिए। श्याम पट पर मुख्य शब्दों को रेखांकित करना चाहिए, विभिन्न रंगों के चौक का प्रयोग करना चाहिए। श्याम पट पर विषय वस्तु को चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षकों को अनुदेशन के समय जब वो पढ़ा रहे हों, तो जब भाषण देते हों या व्याख्या करते हों या समझाते हों, तब उनका जो स्वर है वो हमेशा ऊंचा होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से करना चाहिए। इस प्रकार के बालकों, जो निर्योग्य बालक होते हैं, अधिगम निर्योग्य बालक, उनमें इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। 5वें जो प्रकार है वो है वंचित या अलाभान्वित बालक। ऐसे बालक जो शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं, जो सामाजिक जो गतिविधियां हैं उनसे वंचित हैं, वो बालक समुदाय, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वंचित और अलाभान्वित बालकों के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बालकों में दूर दराज में रहने वाले ग्रामीण वे कच्ची बस्ती में रहने वाले बालक भी शामिल हैं, जो गैर सुविधा युक्त बाल विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। ऐसे बालकों का शैक्षणिक स्तर कम होता है, अभिव्यक्ति स्तर बहुत कम होता है, अल्प भाषा का विकास होता है, यानी भाषा इनकी जो है इतनी विकसित नहीं होती है। बाह्य जगत में होने वाले परिवर्तनों के प्रति वे अनभिज्ञ होते हैं, भाग्य में अधिक विश्वास रखते हैं, निराशावादी होते हैं और अपराध प्रवृत्ति की ओर इनका झुकाव ज़्यादा होता है। तो यदि ऐसे बालक जो हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए मनोविज्ञान के अनुसार, हस्तक्षेपण के द्वारा ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के बराबर लाया जा सकता है, अर्थात उनको बार बार शिक्षा के लिए उनका रुख करके, अग्रसर करके उनको सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है। भाषा का संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन करके, समावेशी या समेकित शिक्षा की व्यवस्था करके शिक्षकों को प्रभावशाली तरीके से ऐसे बालकों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो समाज में होते तो वो केवल पिछड़े हैं अपने जो धन है या सामाजिक जो रीतियां हैं उसके अनुसार, लेकिन वो यदि उनको उचित शिक्षा मिले, समेकित शिक्षा मिले, समावेशी शिक्षा मिले, तो वो अवश्य ही जो है बाकी जो समाज के जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके बराबर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की भावना उनमें जागृत करनी होती है। ऐसी भावना जागृत करना कि वे भी सुविधा संपन्न बालकों की तरह आगे बढ़ सकते हैं, उनमें इस प्रकार की भावना विकसित कर देनी चाहिए। ऐसी भावना जागृत करना कि वे भी विषम परिस्थितियों में मुकाबला करते हुए स्वर्णिम भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ऐसी भावना उनमें जागृत करना कि वे स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। यदि उनमें ये विश्वास आ जाए तो निसंदेह वे भी सामान्य बालकों की श्रेणी में आ सकते हैं। अगले जो बालक होते हैं वो सृजनशील बालक होते हैं। जो बालक स्वयं की प्रेरणा या नए विचारों या प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सृजन करते हैं, ऐसे बालक सृजनशील कहलाते हैं। ऐसे बालकों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे, लेकिन दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो ये आवश्यक नहीं होता है। प्रतिभाशाली बालक सृजनशील बालक हो या पिछड़ा बालक हो ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि उसमें सृजनशीलता के मौलिक गुण पाए जाते हैं। मौलिकता, इनमें ये विशेषताएं पाई जाती है: कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता, नमनीयता या लोचशीलता,
निरंतरता या धारा प्रवाहिता, विस्तारण, जिज्ञासा, दूरदृष्टि या अंतर्दृष्टि इनमें अधिक पाई जाती है। कार्य में निष्ठा, दृढ़ निश्चय, जोखिम उठाने में उत्सुक होते हैं। सृजनात्मकता का स्वरूप। सृजनात्मकता जन्मजात व अर्जित होती है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। सृजनात्मकता का विकास व्यवस्था में प्रायण से हो जाता है तथा 30 वर्ष तक की आयु तक सृजनात्मकता अपनी सीमा तक पहुंच जाती है। यानी कि 30 वर्ष तक बालक जो है वो अपनी सीमा में पहुंच जाता है, सृजनात्मक की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। यदि कोई सृजनात्मक बालक है तो जिन बालकों की उचित वातावरण और आवश्यक संसाधन नहीं मिल पाते उनकी सृजनात्मकता का दमन हो जाता है। अधिक नियंत्रण व कठोर अनुशासन रखने में भी ये बालकों में सृजनात्मकता का दमन हो जाता है। जो बालक सृजनशील होते हैं वे अध्ययन में कम रुचि लेते हैं, ऐसा भी संभव होता है। सृजनात्मकता और बुद्धि में सकारात्मक संबंध होता है। औसत से अधिक बुद्धि वाला कोई भी बालक सृजनशील हो सकता है। हर प्रतिभाशाली बालक सृजनशील हो आवश्यक नहीं, लेकिन सृजनशील बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है। सृजनात्मकता अपसारी चिंतन पर आधारित होता है, जबकि बुद्धि अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्ट थिंकिंग पर आधारित होती है। अब हम समझ लेते हैं अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन क्या होता है। इसमें अपसारी चिंतन, इसमें व्यक्ति उत्तर की खोज में चिंतन मनन करने लगता है और विस्तृत उत्तर देता है, जैसे हवा और पानी के बीच संबंध को बताना। यदि मनुष्य पक्षियों की भांति उड़ने लग जाए तो क्या होगा। अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन वो चिंतन है, इसमें व्यक्ति यांत्रिक तरीके से यानी मशीनी तरीके से सोचता हुआ एक निश्चित उत्तर तक पहुंच जाता है। जैसे भारत के पीएम कौन है, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना, यह सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए नोट करके। सर्वप्रथम अपसारी चिंतन शब्द का प्रयोग गिलफर्ड के द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम अपसारी चिंतन जो शब्द है इसका प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, गिलफर्ड ने। सृजनात्मकता का मापन। सृजनात्मकता को मापने का प्रमुख प्रयास गिलफर्ड ने किया और इसके अलावा गेटजेल, जैक्सन, टॉरेंस आदि के द्वारा भी अनेक सृजनात्मक परीक्षणों का निर्माण किया गया। तो दोस्तों ये विविध अधिगमकर्ता जो अलग अलग प्रकार के अधिगमकर्ता हैं उनके बारे में, सीखने वाले बच्चों के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने किस प्रकार उनको परिभाषित किया है और किस तरीके से उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया है, तो हमने आज उस पर चर्चा की। और आने वाले दिनों में आने वाले जो वीडियो है उसमें हम विभिन्न प्रकार के जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित वीडियो हैं और मौलिकता, सृजनात्मकता और इन पे हम चर्चा करने वाले हैं, अधिगम पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।